सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का गद्य संकलन का शीर्षक पढ़ेंगे। मित्रता नामक शीर्षक। मित्रता निबंध है ये एक, और ये हिंदी साहित्य जगत में आलोचना के सम्राट कहलाने वाले और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। ये मित्रता आपने बहुत पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और आप करते भी हैं। वैसे तो आपको समझ ही आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं इसको अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ। मित्रता शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मित्र जमा ता। मित्र शब्द है और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मित्र किसे कहते हैं? जैसे कि आप बोलते हो दोस्त, वही शुद्ध हिंदी में मित्र कहलाता है, इंग्लिश में जिसे आप फ्रेंड कहते हो। मित्र में ता प्रत्यय लग करके बन जाता है। जो दो मित्र होते हैं उनके बीच का संबंध मित्रता कहलाता है। तो दो व्यक्तियों के बीच, लड़के लड़की कोई भी हो सकता है, मित्र तो सभी के होते हैं, तो उनके बीच का संबंध मित्रता होती है। अब हमें अपने जीवन में मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? मित्र हम किस लिए बनाते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो मित्रता या मित्रता करने का या मित्र बनाने का उद्देश्य, हर काम का एक उद्देश्य होता है, कारण होता है, तभी हम उसे करते हैं। तो उसका भी एक उद्देश्य है कि हम मित्र बनाएं। और मित्र बनाते समय मित्र तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र, विश्वास पात्र मित्र जो है, उसे बनाने में हमें क्या देखना चाहिए कि उसमें कैसे कैसे गुण होने चाहिए, और एक अच्छे मित्र के, सच्चे मित्र के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, यही सब कुछ इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। क्योंकि मित्र के ऊपर ही हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। हमें जैसे मित्र मिल जाते हैं वैसे ही हम भी बन जाते हैं। तो इस निबंध में जो आपके मुख्य मुख्य गद्यांश हैं, गद्य तो जानते हैं, गद्य यानी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसा कि अब मैं आपको बोल करके बता रही हूं, या आपके सामने जो अभी अंश आएगा, अंश यानी हिस्सा, भाग, वह गद्यांश कहलाता है। और गद्यांश जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऐसे ही काव्य है, काव्य जो है जिसे हम गा करके पढ़ते हैं, जिसमें लय, ताल, मात्राओं का नियम होता है, वह काव्य कहलाता है। तो आज यहाँ हम गद्य ही पढ़ेंगे। अब गद्य में देखते हैं सबसे पहला गद्यांश। तो हमें मित्र बनाते समय क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वो सारा अभी इसमें आएगा। तो जो मुख्य मुख्य हमारे गद्यांश हैं उनकी हम व्याख्या पढ़ेंगे, और उसमें जो मैं व्याख्या आपको पढ़ाऊंगी उसे आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम आगे और बात करेंगे। तो देखते हैं पहला गद्यांश। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। तो क्या कहते हैं इसमें शुक्ल जी कि मित्रों का चुनाव यानी चुनते समय, मित्र बनाते समय, मित्र की चुनाव की जो उपयुक्तता है, उपयुक्तता यानी सही चुनाव, सही मित्र कैसा होना चाहिए, ये चयन करते समय हमने जैसा भी अपने भाव रखे, जो देख करके हमने मित्र बनाया, उसी पर हमारा जीवन निर्भर हो जाता है। यानी मित्र को चुनते समय हमने उस मित्र के अंदर क्या गुण देखे, क्या अवगुण देखे, या कुछ भी नहीं देखा, इसी बात पर उसका यानी जो भी मित्र बना रहा है उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यानी उसके मित्र बनाने वाले व्यक्ति का जीवन में उसे सफलता प्राप्त होगी या असफलता, यह बिल्कुल उसी बात पर निर्भर करता है कि मित्र हमने कैसा चुना है।
क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति, समगति, जो साथ, संगति कहते हैं साथ, हम जैसे भी व्यक्ति का साथ करते हैं उसका गुप्त, गुप्त कहते हैं छिपा हुआ प्रभाव हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर, चरित्र पर बहुत अधिक पड़ता है। अब वैसे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वह स्पष्ट सामने नहीं दिखाई देता है, इसीलिए गुप्त कहा है, गुप्त यानी छिपा हुआ। तो वो प्रभाव धीरे धीरे हमारे ऊपर असर करता है, हमें स्वयं भी पता नहीं चलता कि हम कैसे मित्र के साथ या कैसे व्यक्ति के साथ हमारी उठ बैठ है और उससे हम क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं। धीरे 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 उसका असर, उसके व्यवहार का, उसकी बातों का, चाल चलन का, उसके चरित्र का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता जाता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। तो क्या बताते हैं इसमें लेखक कि हम लोग ऐसे समय में यानी समाज में प्रवेश करते हैं। कैसे समय में? यानी जब हम सबसे हमारी जो जीवन की पहली अवस्था होती है जिसे आप बचपन कहते हो, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, तो उसमें क्या होता है, हम माता पिता के परिवार के संरक्षण में रहते हैं। बाहर की दुनियादारी से हमारा समाज से कोई लेना देना नहीं होता। बस क्या होता है, अड़ोस पड़ोस के बच्चे होते हैं, परिवार के बच्चे होते हैं, उनके साथ ही हम अपनी बाल लीलाएं या बचपन के खेल खेल लेते हैं। उससे ज़्यादा हमारे जीवन का और समाज से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन बचपना, बाल्यावस्था बीतने के बाद फिर कौन सी अवस्था आती है हमारे पास? फिर आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था कहलाती है जो 12 साल से 18 साल की उम्र होती है। यानी पहले हम 12 साल तक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है हम समाज में बाहर नहीं जाते, लेकिन एक सीमित दायरे में जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे हमारे स्कूल होते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे वैसे ही हमारे साथ वाले भी मिलते हैं। तो उस उम्र तक के बच्चों को सिर्फ यही पता होता है कि जो हमें स्कूल में पढ़ा दिया गया है वो हमें पढ़ना है, जो खाने को दे दिया गया है वो खाना है, उससे ज़्यादा हमें, और खेलकूद के समय खेलकूद करना है, उससे ज़्यादा हमारा और किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। लेकिन जब हम 12 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेते हैं, जैसे बच्चे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं पास करके फिर आगे बढ़ते हैं, 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है। उसमें क्या होता है, हम स्कूलों में पहुंच जाते हैं बड़े में, जैसे 8वीं, 10वीं, 12वीं तक के स्कूलों में हम 12वीं कर लेते हैं अधिकतर 18 साल की आयु तक। उस समय में भी हम अपने आसपास जो स्कूल होते हैं उनमें जाते हैं, अपने साथ वाले बच्चों में ही खेलते हैं, लेकिन समाज से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं होता, हमारे कोई दायित्व नहीं होते हैं, या हमें अगर सब चीजें हमारे प्रबंध कौन कर देते हैं, माता पिता कर देते हैं, तो इसलिए हम समाज से सीधा हमारा जुड़ाव नहीं होता। तो इस कारण तब तक हमारी अवस्था बिल्कुल ऐसी रहती है कि खाया पिया, खेले कूदे और सोए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर या तो हम कॉलेज में दाखिला लेते हैं, बड़े स्कूलों में, स्कूल क्या कॉलेज कहते हैं उन्हें, या कि हम कहीं नौकरी करने के लिए जा रहे हैं या कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, तब हमें अपने घर से बाहर निकलना होता है, माता पिता से, परिवार से दूर जाना होता है। इसीलिए कहा है कि हम लोग ऐसे समय में यानी जब हम सीधे घर से बाहर समाज में प्रवेश करते हैं, यानी समाज में जाते हैं घर के बाहर और अपना कार्य आरंभ करते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वह हमारा कोई भी कार्य हो सकता है, आजीविका से संबंधित, जीविका कमाने से संबंधित। तो जब हम बाहर घर से जाते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल, चित्त यानी मस्तिष्क, हमारा दिमाग, मस्तिष्क, हृदय कैसा होता है उस समय? कोमल। क्यों कोमल क्यों होता है? कोमल यानी बहुत ही नम्र होता है, क्योंकि हमें तब तक समाज के रीति रिवाजों से, कायदे कानूनों से या लोगों से हमारा संपर्क नहीं हुआ होता कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, क्योंकि तब तक तो हम माता पिता के संरक्षण में रहे होते हैं। तो इसलिए उस समय तक हमारे
मन में, हृदय में कोमल विचार होते हैं और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। क्योंकि जो माता पिता, परिवार के लोग हमें सिखाते हैं, या हम विद्यालय में, स्कूल में जाते हैं तो जो हमारे शिक्षक शिक्षिका हमें समझाते हैं, तो वो हम यही हमें पता होता है उस समय तक कि जो इन लोगों ने हमें बताया है वही हमें ग्रहण करना है और उसी के अनुसार अपना जीवन में आगे बढ़ना है। तो इसी कारण कहा है यहाँ लेखक ने कि हर तरह का संस्कार, यानी जैसे भी संस्कार हमें दे दिए जाते हैं, हम हर तरह के संस्कार ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे की तो उस समय तक हमें समझ ही नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। बस ये पता है, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चे को गलत सीख नहीं देते हैं, कभी कोई भी शिक्षक अपने बच्चे को गलत सीख नहीं देता है, अपने विद्यार्थियों को। तो इस कारण हमें तो अच्छी ही संस्कार ग्रहण करने की आदत होती है। बस ये पता होता है कि ये हमें बताया गया है और ये हमें करना है, सिर्फ इतनी ही हमारी सामर्थ्य होती है उस समय। हमारे भाव अपरिमार्जित, भाव यानी हमारे विचार, हमारे मन की भावनाएं कैसी होती हैं? अपरिमार्जित। परिमार्जित कहते हैं मंजी हुई, धुली हुई, और अपरिमार्जित जो मंजी धुली अर्थात शुद्ध ना हो। मांज देने से क्या होता है? शुद्धता आ जाती है। लेकिन बिना मंजी जो होती है वो कैसी कहलाती है? अशुद्ध कहलाती है। यानी हमारे भाव अपरिमार्जित होते हैं, यानी उनमें बिल्कुल भी शुद्धता नहीं होती कि हमें यही चीज ग्रहण करनी है। शुद्ध और अशुद्ध दो चीजें होती हैं, शुद्ध यानी पवित्र और अशुद्ध यानी अपवित्र। तो हमारी तो बुद्धि बिल्कुल ऐसी होती है कि जो हमें कहा जाता है सिर्फ हम वही जानते हैं, उससे आगे का हमें कुछ नहीं पता होता है। इसीलिए कहा है अपरिमार्जित, यानी बिल्कुल भी कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं होती है। बिल्कुल कहना चाहिए यानी बिना मंजी होती है या बिल्कुल अशुद्ध होती है। और हमारी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी हमारा जो व्यवहार होता है वो भी कैसा होता है? अपरिपक्व। अपरिपक्व कहते हैं, परिपक्व कहते हैं पका हुआ, और परिपक्व भी वही होगा, विशेष रूप से पका हुआ, और अपरिपक्व जो बिल्कुल भी पका हुआ ना हो अर्थात अविकसित हो। यानी हमारे मन में शुद्ध अशुद्ध ग्रहण करने की या बिल्कुल अविकसित बुद्धि होती है, यानी उसका विकास नहीं हुआ होता। जितना कहा जाता है सिर्फ उतना ही समझने योग्य होती है हमारी बुद्धि। इसी कारण हमें जैसे संस्कार दिए जाएंगे वैसे ही हमारी बुद्धि या हमारा हृदय मस्तिष्क हो जाएगा। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का बना दे। तो क्या कहते हैं लेखक कि हम लोग जब ऐसे अपरिपक्व, अपरिमार्जित यानी बिना मजी हुई बुद्धि वाले और बिना अपरिपक्व बुद्धि वाले होते हैं, तब हम लोग कैसे होते हैं? कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। कच्ची मिट्टी आप जानते हैं, मिट्टी जो कुम्हार आपने देखा होगा उनसे बर्तन बनाता है, तो वो जब शुरुआत में आरंभ में वो उस मिट्टी का इस्तेमाल करता है तो वो कच्ची मिट्टी कहलाती है, जो गीली होती है, बड़ी ही नम्र होती है, कोमल होती है। तो हम भी उस कच्ची मिट्टी की समान होते हैं, तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे। जैसे कुम्हार का मन होता है कि चाहे उस कच्ची मिट्टी से वह कोई मानव आकृति बना दे, कोई पशु पक्षी की आकृति बना दे, कोई घड़ा बना दे, कोई बर्तन बना दे, जिस रूप का भी चाहे वह उसे बना सकता है। ऐसे ही हम भी कच्ची मिट्टी की मूर्ति के भांति होते हैं, जिसे कोई भी, जैसे भी लोगों के हम संपर्क में आएंगे, वो जैसा हमें बनाना चाहेगा हम वैसा ही बन जाएंगे, उस रूप का बना दे। यानी वो हमें उसी रूप का बना दे जिस रूप में वह चाहता है। अब चाहेगा कौन? जिसके हम संपर्क में आएंगे। चाहे वह राक्षस बनावे तो वह मनुष्य जो हमारे संपर्क में आया है, जिसे हम मित्र का नाम देते हैं, क्योंकि मित्रों से ही हमारी ज्यादा उठ बैठ होती है, या शिक्षक, शिक्षक तो सो कभी भी हमें गलत सीख नहीं देंगे। जो हमारे हितैषी होते हैं, हमारा भला चाहने वाले होते हैं, वो तो कभी भी हमें गलत सीख नहीं देते। उसमें सिर्फ एकमात्र मित्र ऐसा होता है कि जिससे हम बिना सोचे समझे मित्रता कर लेते हैं, और वह मित्र कैसा है हमें नहीं पता। तो चाहे वह हमें राक्षस बनावे, यानी हमें ऐसे संस्कार दे। राक्षस कैसे होते हैं? जिनकी कलुषित बुद्धि होती है, जो अपवित्र होते हैं और
बुराइयों से युक्त होते हैं, जिनमें बुरी ही बुरी प्रवृत्तियां स्वभाव होता है, तो वह चाहे तो हमें राक्षस जैसा बना दे, यानी हमें अपवित्र बना दे, कुमार्गी बना दे, बुरे मार्ग पर चलने वाला बना दे, चाहे देवता। अब यदि अच्छा मित्र मिल गया हमें, तो वो क्या करेगा, वो हमें देवता, देवता कौन होते हैं, जो सद्गुणों से युक्त होते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले होते हैं, सन्मार्गी होते हैं और दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति करते जाते हैं। तो अगर अच्छा मित्र मिलेगा तो वो हमें देवताओं जैसे अच्छे गुण भर देगा, वो हमें अच्छे गुणों से परिपूर्ण करेगा, जिससे हम दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर जाएं, हम चरित्रवान बने, सद्गुणवान बने, परोपकारी बने। तो ये सारे हमें मित्र से ही प्राप्त होते हैं, तो उससे हम देवता बन सकते हैं, देवताओं जैसे गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। तो लेखक और क्या बताते हैं कि ऐसे लोग, दो तरह के लोग बता दिए कि एक तो वो लोग जो खुद दुष्चरित्र, बुरे चरित्र वाले होते हैं, जब हम उनके संपर्क में यदि आ गए तो वो हमें राक्षस बना सकते हैं। एक होते हैं चरित्रवान, सद्गुणी, बुद्धिमान, यदि हम उनके संपर्क में आ गए तो हम देवताओं जैसे बन सकते हैं, स्वयं उन्हीं के जैसे गुणवान। और लेकिन इन दो के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका साथ करना हमारे लिए, यानी जिनके साथ रहना, जिनसे मित्रता करना हमारे लिए ज्यादा बुरा होता है। कौन से हैं वो लोग, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। तो दृढ़ कहते हैं मजबूत, संकल्प इरादा, जिनके इरादे बहुत ही मजबूत होते हैं, ऐसे लोगों की संगति या साथ या मित्रता करना और भी ज्यादा बुरा होता है। क्यों, वे इतने अधिक दृढ़ मजबूत विचारों वाले या इतनी मजबूत इरादों वाले होते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो ऐसे दृढ़ विचार वाले, मजबूत इरादे वाले व्यक्तियों से साथ करने से क्या हानि है, हमें क्या नुकसान है, क्योंकि हम उनकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकते बिना विरोध के, यानी हम ये भी नहीं कह सकते तुम्हारी ये बात गलत है। क्यों, वो हमसे इतने ज्यादा मजबूत इरादे के हैं कि वो हमारी बात को ऊपर ही नहीं आने देंगे, सुनेंगे ही नहीं और हमें दबा देंगे। तो हमें डर के मारे उनकी बात चुपचाप मान लेनी पड़ती है, चाहे अब उनकी बात सही हो या गलत। सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत है तो सोचो फिर हमारा क्या होगा। हम स्वयं भी गलत रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलेंगे, वो भी बिना कुछ कहे चुपचाप मुंह बंद किए वो उनका अनुगमन करना हमारी मजबूरी बन जाएगा। तो ऐसे लोगों का साथ तो और भी ज्यादा बुरा है। तो जो हमसे, इस बात का ध्यान रखो कि हमसे मजबूत इरादों वाला वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हम मित्र के रूप में जिसे चुन रहे हैं या जो हमारा मित्र बनने वाला है। तो ये व्याख्या मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अच्छा, एक चीज बता देती हूँ, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कुछ लाइन जो है, कुछ पंक्तियां रेखांकित हो रही हैं। रेखांकित यानी अंडरलाइन, इनके नीचे लाइन लगी हुई है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखो, मैं दिखाने का भी प्रयास कर रही हूँ। तो जब आपके ये गद्यांश को हम व्याख्या करते हैं तो जो रेखांकित हो रहा है उसकी हमें व्याख्या करनी होती है। व्याख्या परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे ये गद्यांश मैंने दिया है, ऐसे ही गद्यांश परीक्षाओं में आता है और उसके नीचे फिर कुछ उससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आपको उत्तर देना होता है। तो मैंने वैसे ही गद्यांश लिख करके उसके नीचे प्रश्न भी लिखे हैं, आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप सही से परीक्षाओं में इस काम को कर सकें। तो अभी मैंने व्याख्या पूरे गद्यांश की समझा दी है, क्योंकि जब हमें पूरी बात समझ में आएगी तभी हम बीच का या आगे पीछे का कहीं से भी रेखांकित अंश आ जाए उसे अच्छे से समझा देते हैं। अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम जब समाज में बाहर निकलते हैं पहली बार घर को छोड़ करके, तो हम बाहरी लोगों के संपर्क में आते हैं पहली बार। उस समय हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क कैसा होता है, बिल्कुल कोमल होता है और हमें सामने वाला जो भी हमारे संपर्क में आता है वो जैसी भी हमें सीख देगा हम वैसी ही सीख ले लेते हैं।
क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होता कि ये चीज क्या सही है हमारे लिए या क्या गलत है। हमें तो जो जैसी सीख देता है हम वैसी सीख ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यही सीखा होता है कि हमारे परिजन, हमारे गुरु हमें जो सिखा रहे हैं वह सही ही है। तो इसलिए हमें पता ही नहीं है बाहरी समाज में निकल करके हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं, कौन हमारे लिए गलत है, कौन सही। तो और क्या बताया लेखक ने कि हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से आप कैसी भी तस्वीर, कैसी भी मूर्ति बना सकते हैं, वैसे ही सामने वाला व्यक्ति हमें जिस तरह की शिक्षा देगा हम भी वैसे ही कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति बन जाएंगे। अगर अच्छा व्यक्ति हमारे संपर्क में आया तो हम अच्छे देवताओं जैसे गुणों से युक्त हो जाएंगे, और बुरा मित्र मिल गया तो समझ लो हम भी उसी के जैसे बुरे बन जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होगा वैसे ही हमें सीख देगा। लेकिन इन दोनों के साथ साथ ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना और भी ज्यादा खतरनाक है जो हमसे ज्यादा मजबूत विचारों वाले, मजबूत इरादों वाले होते हैं। क्योंकि हम डर के मारे, क्योंकि वो हमसे मजबूत हैं, ताकतवर हैं, हम उनकी बात को चुपचाप बिना विरोध किए, बिना इनकार किए मान लेते हैं। उनके पीछे पीछे चलना हमारी मजबूरी बन जाता है। ये बहुत ही सुंदर निबंध जो है लेखक ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्यों आपके ये कोर्स में मित्रता जैसे निबंध और भी बहुत सारी गद्य में आपके में बहुत सुंदर सुंदर निबंध आएंगे, तो इसका कारण है, आपको पता है क्यों ये मित्रता शीर्षक आपको अब दिया गया? क्योंकि इस समय आप भी एक ऐसी आयु में प्रवेश कर चुके हैं, आपको भी जब ज्ञान नहीं है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। जैसे भी मित्र हमें मिल जाते हैं, बस हमें तो ये पता है मित्र का मतलब है आनंद उठाना, हंसी मजाक करना, मस्ती करना। तो हम भी ऐसे ही किसी के संपर्क में आ सकते हैं, और अगर बुरे व्यक्ति के संपर्क में या बुरे मित्र के संपर्क में आ गए तो समझ लो हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद है। तो इसीलिए ये चीजें अगर माता पिता नहीं समझा पाते हैं बच्चों को, क्योंकि नहीं समझ में आता कि बच्चों को बाहर कैसे मिलेंगे लोग, तो ये एक शिक्षक का कर्तव्य है, एक गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाए। इसी कारण आपके कोर्स में मित्रता जैसे पाठ डाले गए हैं, ताकि आप भी अपने जीवन को परख करके आगे बढ़े और उन्नति के मार्ग पर चलें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है, इसमें हम चाहे अच्छे बन जाएं चाहे बुरे। अच्छे बनेंगे तो संसार में प्रशंसा के पात्र होंगे, माता पिता सभी, हर जगह नाम होगा। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो अपमान हमारा तो होगा ही, हमारा जीवन व्यर्थ होगा, लेकिन माता पिता भी समझिएगा ये नरक से कम नहीं होता है अगर किसी भी माता पिता की संतान कोई बदनामी का कार्य करती है। तो हमें अपना जीवन बनाना है, संवारना है और अच्छी सीख लेनी है। तो इस पाठ का मतलब यही नहीं है कि हमें ये पढ़ना है, पढ़ करके अच्छे अंक लेने हैं और आगे बढ़ जाना है। नहीं, इससे हमें सीख लेनी है, अपने जीवन को बनाना है। और अब से आप जब भी मित्र बनाएंगे तो सबसे पहले जांच परख करेंगे कि मित्र का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। हमारे पूरे जीवन की सफलता असफलता मित्र पर ही निर्भर करती है। इसलिए हमें हमेशा मित्र का चुनाव करते समय सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मित्र की संगति का छिपा हुआ प्रभाव हमारे व्यवहार पर, हमारे आचरण पर पड़ता है। तो पता चला महत्वपूर्ण कितना है मित्रता, ये आपका निबंध। ठीक है, तो ये आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत सारा फालतू भी बताने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। जब आप पढ़ते हैं, दो चीजें आपके सामने आती हैं करने के लिए परीक्षा में। एक अनुवाद होता है और एक होती है व्याख्या। अनुवाद का मतलब क्या है? वाद यानी जो कहा गया है, जो वाक्य है उसका अनु, पीछे पीछे चलना। यानी जो शब्द हमारे सामने रखे गए हैं या जो वाक्य हमारे सामने हैं, उस वाक्य के शब्द हमें ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में लिख देने होते हैं, वह अनुवाद कहलाता है। उसमें हमें कोई फेरबदल नहीं करनी होती, सिर्फ एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में लिख देने होते हैं। जैसे आप संस्कृत में करते हैं, संस्कृत में जो गद्यांश आपका आता है उसका हमें अनुवाद करना होता है,
और इंग्लिश में उसे आप ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ट्रांसलेट करते हैं दूसरी भाषा में, यानी उन्हीं शब्दों को। और व्याख्या क्या होती है? व्याख्या को तो हमें खोल करके विचार प्रकट करना, व्याख्या कर देना, यानी पूरी खोल करके रख देना। तो उसमें हमें सीमित शब्द नहीं, बल्कि जो हमें अपने विचार सही लग रहे हैं उन विचारों को रख देना, ही खोल के ऐसे समझा देना कि सामने वाले को एक एक बात स्पष्ट हो जाए, वही व्याख्या कहलाती है। तो आपकी जैसे ये रेखांकित पंक्तियां हैं या रेखांकित वाक्य हैं, इनको आपको व्याख्या ही करना है, यानी खोल करके समझाना है। इसी वजह से मैंने भी आपको बहुत अच्छे से खोलकर समझाने का प्रयास किया है। हाँ, अगर किसी वजह से आपको कोई चीज़ लगता है ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। अच्छा, ये आपका गद्यांश हुआ। अब इससे संबंधित नीचे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो प्रश्नोत्तर में देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप देखते हैं कि चाहे आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो, आपसे पूछा जाता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ समझते हैं क्या होता है? संदर्भ का अर्थ होता है परिचय। अब परिचय, जैसे सामने आपके गद्यांश लिखा हुआ है, तो ये गद्यांश क्या है, कहाँ से आया, क्यों है, ये सारी चीजें, उसका परिचय वो संदर्भ कहलाता है। जैसे अब ये गद्यांश देख के आपको परीक्षा में आपके आता है, तो परीक्षक यानी जो आपकी कॉपी चेक करता है, तो आपको उन्हें बताना होता है कि क्या है, क्यों है। तो आप क्या बताते हैं? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे लिखते हो, ये संदर्भ कहलाता है, यानी परिचय। अब जैसे हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आए, तो हम जाकर खड़े हो जाएं और वो हमें क्या जानेगा कि ये कौन है। तो हमें जाके पहले अपना परिचय बताना होता है वहाँ, कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से आई हूँ, मेरे माता पिता का ये नाम है। तो ये सारी चीजें परिचय या संदर्भ कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको कई बार तो ये प्रश्न, जैसे उपर्युक्त, उपर्युक्त यानी जो ऊपर दिया गया है, गद्यांश गद्य का अंश, उसके आपको पाठ का नाम बताना है और लेखक का नाम। तो ये ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार तो। और कई बार कैसे पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ, पाठ और लेखक का नाम एक ही बात है। तो संदर्भ में उसका हमें परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद प्रसंग भी आता है। प्रसंग यानी इसमें है क्या। अब मान लीजिए गद्यांश सामने आपके है, तो इसमें है क्या? इसमें मित्र का सही चुनाव करने के विषय में बताया गया है ना। तो ये चीज जो है, यानी उससे संबंधित उसके अंदर जो चीज है, वो प्रसंग कहलाती है। तो आपको इसी तरह, अब आपको पता चल गया होगा, आंसर देना है, उत्तर देना है कि उपर्युक्त गद्यांश का पाठ क्या है। पाठ क्या है? मित्रता। और लेखक का क्या नाम है? मैंने पहले ही आरंभ में लेखक का नाम बताया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये इसका परिचय हो गया है। आपको ऐसे इसका परिचय या संदर्भ पूछा जाए तो आपको देना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी चीज पढ़ाती हूँ, प्रारंभ से ही, शुरू से ही उस चीज के बारे में बताना शुरू करती हूँ। आप लोग अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो हर प्रश्न का उत्तर वीडियो में ही होता है। कुछ बच्चे जो हैं भ्रमित हो जाते हैं कि इसका ये क्या है, इसका वो क्या है। कई बार कमेंट करके बच्चे पूछते हैं, पूछना अच्छी बात है, आपको समझ नहीं आया, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से ही देखें, ताकि आपको एक एक चीज स्पष्ट होती चले। ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये भी मैं बता चुकी हूँ। रेखांकित अंश आपको दिखाई दे रहा है, जहां जहां ये लाइन लगी हुई है पंक्ति के नीचे, है ना। ये सारा आपका रेखांकित अंश है। इसकी मैं पूरी की व्याख्या बता चुकी हूँ। अब आप एक बार वीडियो को फिर ध्यान से देखेंगे तो सारी व्याख्या समझ में आ जाएगी। हालांकि मैंने शुरू से अंत तक जो है पूरे ही गद्यांश की व्याख्या समझाई है, लेकिन जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या आप लिख दीजिएगा।
उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है, उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है? उचित यानी सही मित्र का चुनाव, चुनाव यानी चुनना, मित्र बनाने के लिए हमारे जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है? ये आपके गद्यांश से ही संबंधित है। अब आप खुद भी, अब आपने समझ लिया है तो बिना पंक्ति कहीं ढूंढे देखे आप उत्तर दे सकते हैं कि उचित मित्र का चुनाव करते समय हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव, छिपा हुआ प्रभाव हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे चरित्र पर पड़ता है। तो इसलिए मित्र का चुनाव करते समय हमें सोच समझ कर करना चाहिए कि हमें अच्छे व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको नहीं, फिर भी किसी वजह से, वैसे तो समझ आना चाहिए लेकिन नहीं आया है, तो आपकी पहली पंक्ति ही है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। ये तो प्रश्न में भी है कि कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है? क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हमारा मित्र सामने जो कर रहा है हम वही करें, लेकिन उसका धीरे धीरे प्रतिदिन जो छिपा हुआ असर होता है, जो किसी को भी नहीं दिखाई देता, काफी लंबे समय बाद वो हमें स्पष्ट होता है, दिखाई देता है, हमारे हृदय पर, हमारे मस्तिष्क पर या हमारे ऊपर वह असर अवश्य होता है। जैसे आपने कोई मित्र तो नहीं बनाया, लेकिन आप शुरू शुरू में किसी नए स्कूल में गए, तो वहां आप सामने वालों को किसी को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, तो आप अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाते हो, भाई ये क्या हो रहा है, कैसे टाइम हम यहाँ स्कूल में आए, कैसे पास करें अपना टाइम। तो हम देखते हैं एक दो बच्चा ऐसा होता है, बड़ा हंसी मजाक वाला होता है, तो हम उसकी बात को जरा ध्यान से सुनने लगते हैं, तो लगता है हाँ भाई सही है, अब इसकी बातें सुन के हमारा जो समय है वो निकल जाएगा आज का। तो हम ध्यान से सुनने लगते हैं उसकी बातें और बड़ा आनंद आता है हमें। हमने उसे मित्र नहीं बनाया, हम ये सोचते हैं अगले दिन भी चलो वो बोल रहा है, क्योंकि जिसकी बोलने की आदत होती है, हंसी मजाक करने की होती है, वो तो प्रतिदिन ही करते हैं, तो फिर वो समय हम गुजारने के लिए अगला दिन करते हैं ऐसे ही पास उसकी बातें सुन सुन करके। लेकिन धीरे धीरे हमारी मित्रता और लोगों से भी हो जाती है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है वो मित्र भी नहीं आए, तो हम फिर उसकी बातों में आनंद लेने लगते हैं, तो वह आनंद, हमें मित्र नहीं बनाना उसे, लेकिन धीरे 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 करके कब हम उसकी बातों में इतने ज्यादा रम जाते हैं कि हम उससे ही मित्रता कर बैठते हैं, हम ना चाहते हुए मित्रता कर लेते हैं। फिर उसका जो व्यवहार है, उसका छिपा हुआ प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य ही पड़ता है। तो ये मैंने इसके कुछ जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया है। आप इसको अच्छे से करें। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि खाली यही प्रश्न नहीं, अच्छा ये दो प्रश्न ऊपर वाले हैं, जो ये गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये तो आते ही आते हैं, चाहे कोई भी गद्यांश आ जाए, ये दोनों प्रश्न अवश्य ही आते हैं। लेकिन जो ये आपका सा वाला है, ये अंतिम वाला प्रश्न, इससे संबंधित जरूरी नहीं, यही कोई भी आ सकता है, किसी भी लाइन से संबंधित कोई भी प्रश्न बनाकर दिया जा सकता है। इसलिए एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर खुद भी खोजें, ढूंढें। तो ये मत सोचना मैडम ने जो सामने दे दिए इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, नहीं, वो प्रश्न बदल सकता है। आप इसको इसलिए ध्यान से गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न एक एक लाइन से बनाने का प्रयास करें, उनका उत्तर ढूंढें। ये आपका गृह कार्य यानी होमवर्क भी है, ठीक है? तो इसे अच्छे से करेंगे आप। और आपके इसमें जो ये प्रश्न आते हैं, दो दो नंबर के होते हैं ये प्रश्न, 6 नंबर की आपकी एक व्याख्या होती है, तो इसे ध्यान से करें। चलिए अब आगे देखते हैं। तो और एक चीज और मैं बताऊं, जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, वैसे बीच बीच में आप देखेंगे जब आप अपनी मित्रता नामक पाठ खोलेंगे, तो इसमें बीच बीच में से कुछ गद्यांश छोटे मोटे ऐसे होंगे जिन जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, तो उनकी व्याख्या भी कम आती है, लेकिन आप समझ तो जाएंगे ही, क्योंकि हम आरंभ से अंत तक सारा ही ये मित्रता शीर्षक पढ़ेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी व्याख्या आपके सामने
दी जा रही है, उन्हीं गद्यांश को हमने व्याख्या के लिए चुना भी है। तो कुछ जो छोटा मोटा रह जाएगा तो आप देख लेना, उसमें कुछ नहीं है गद्यांश में, लेकिन हाँ, एक बार इस मित्रता पाठ को आप कहानी के रूप में शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम, इसमें क्या है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसमें यही रेखांकित एक पंक्ति दी गई है, विश्वास पात्र। विश्वास यानी यकीन, पात्र योग्य। जो विश्वास के योग्य हो वह विश्वास पात्र कहलाता है। तो विश्वास करने योग्य मित्र जीवन की एक औषधि है। हमारा जीवन जो है उसके लिए औषधि, औषधि किसे कहते हैं? दवा को, दवाई। जब हम बीमार हो जाते हैं तो सही होने के लिए क्या खाते हैं? औषधि यानी दवाई खाते हैं। तो उसी प्रकार मित्र जो होता है वो भी कैसा मित्र? जो विश्वास पात्र हो, जिस पर हम विश्वास कर सकें, यकीन कर सकें। ऐसा विश्वास पात्र मित्र जो है हमारे लिए, हमारे जीवन में औषधि के, दवाई के समान होता है। जिस प्रकार जब हम बीमार होते हैं, हमारे कोई रोग हो जाता है, तो हम उस औषधि को, उससे संबंधित दवाई को खा करके सही हो जाते हैं, बीमारी को दूर भगा देते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि कोई दोष रूपी, कोई त्रुटि रूपी बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, तो वह मित्र रूपी औषधि हमारी उस त्रुटि यानी कमी, हमारे दोष रूपी उस बीमारी को दूर करके हमें स्वस्थ बना देता है, हमारे रोग को दूर कर देता है। क्योंकि एक मित्र ही ऐसा होता है जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। दिखाते सभी हैं, माता पिता, गुरुजन, जो अपने हितैषी होते हैं, लेकिन मित्र की बात ऐसी होती है क्योंकि उसे हम अपना बिल्कुल बराबर का मानते हैं, और होता भी है, और उस पर हम विश्वास पात्र, शुरू में ही कह दिया गया है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं तो उसके सामने हम अच्छी बुरी हर बात को आसानी से प्रकट कर देते हैं। जबकि माता पिता के सामने नहीं कर पाते, अपने परिजन हैं उनके सामने, भाई बहन होते हैं उनसे भी हम थोड़ा झिझकते हैं, तो हर बात स्पष्ट नहीं कह सकते। लेकिन मित्र ऐसा होता है, वो हमारे चेहरे के हाव भाव से ही समझ जाता है कि हम कैसे मार्ग पर चल रहे हैं, या हमारे अंदर क्या दोष कमी आ गया है, तो वो उनको दूर करके हमें स्वस्थ बनाने का, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो क्या कहते हैं लेखक कि हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए, यानी जब हम मित्र चुनते हैं उस समय हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिससे हम ये आशा यानी उम्मीद रख सके कि वे उत्तम, उत्तम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अच्छे हों, उत्तम सर्वश्रेष्ठ संकल्पों, संकल्प कहते हैं विचार, तो उत्तम संकल्पों से यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ विचारों से हमें दृढ़ कहते हैं मजबूत करेंगे। यानी हमारे अंदर वो श्रेष्ठ विचार ही भरेंगे। अगर बुरे विचार हमारे अंदर हैं उन्हें निकाल कर फेंक देंगे और हमें बताएंगे तुम्हारे ये विचार सही नहीं है, उन्हें निकाल फेंको, और वे उत्तम, इसलिए कहा सर्वश्रेष्ठ जो विचार हैं उनसे हमें दृढ़ मजबूत कर देंगे, और इतना मजबूत कर देंगे कि अब गलत विचार हमारे मस्तिष्क में आएंगे ही नहीं। दोष और त्रुटियों से हम बचाएंगे। दोष आप जानते, कमी, त्रुटियां, गलतियां, जो हमारी गलती होंगी, जो हमारी कमी होंगी, उनसे हमें बचाएंगे। वो हमें हर कदम पर सतर्क करेंगे, सावधान करेंगे कि ये तुम्हारी कमी है, दोष यानी कमी है, त्रुटि वही बात है, ये तुम्हारी दोष है, गलती है, कमी है, इसे तुम छोड़ दो, तुम्हें इस रास्ते पर नहीं चलना है, या ये गलत काम नहीं करना है। तो ऐसे कह कह करके वो हमें बचाएंगे। और क्या करेंगे? हमारे सत्य, हमारे अंदर जो सत्य यानी सच्चाई है, पवित्रता, पवित्रता यानी शुद्ध रूप है, और मर्यादा
यानी मर्यादा आप जानते हैं, मर्यादा किसे कहते हैं? नियम कायदों में रहना ही मर्यादा कहलाती है। जो नियम जो हमें चरित्रवान सद्गुणवान बनाते हैं, जो हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं, वही नियम वही कायदे हमारे लिए मर्यादा हैं। तो वे मर्यादा के प्रेम को, यानी हमें मर्यादा सिखाएंगे और उसके प्रति प्रेम करने को हमें पुष्ट करेंगे। पुष्ट करना यानी बढ़ाना। तो वे हमें सिखाएंगे कि तुम मर्यादाओं से, शिष्टाचार से, अच्छे व्यवहार से प्रेम करो और पवित्रता से प्रेम करो, हमेशा सच्चाई का पालन करो। और जब हम कुमार्ग को कहते हैं बुरा मार्ग, रास्ता, जब हम बुरे रास्ते पर पैर रखेंगे, क्योंकि हो जाता है ना कि हमें बुरी संगति मिल जाती है, या हमें पता ही नहीं होता, अपने आप ही पता नहीं होता, अगर बुरी संगति भी नहीं मिली कि रास्ता सही है या गलत है, हम उस रास्ते पर चल देते हैं। तो वे क्या करेंगे? तब जब हम बुरे रास्ते पर चल देंगे, बुरे रास्ते पर क्या मतलब है? बुरा रास्ता, रास्ता जो होते हैं ये आम रास्ते जिन पर हम चलते हैं, उन रास्तों से तात्पर्य नहीं है। यहाँ बुरे रास्ते से तात्पर्य है कि वे बुरे कार्य जो हमें जीवन में हानि पहुंचाते हैं, जो हमें असफलता की ओर ले जाते हैं, बदनामी की ओर ले जाते हैं, वह रास्ते बुरे रास्ते कहलाते हैं। यानी वे कार्य, तो वे हमें, जब हम बुरे कार्यों में लगें तब वे हमें सचेत कहते हैं, सावधान। वे हमें सावधान करेंगे कि नहीं, ये काम बुरा है, तुम्हें नहीं करना है, इससे तुम्हारा जीवन खराब हो सकता है, तुम्हें असफलता मिल सकती है। और जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित क्या होता है? हत जमा उत्साहित। हत कहना कहते हैं नष्ट हो जाना, नुकसान हो जाना, उत्साहित उत्साह का। यानी जब हमारा उत्साह, तो आप जानते हैं जो जोश होता है, तो जब हमारा उत्साह नष्ट हो जाए, विनाश को प्राप्त हो जाए, तब वे हमें उत्साहित करते हैं। उत्साहित यानी उत्साह बढ़ाते हैं, हमारे जोश को बढ़ाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, हतोत्साहित अब कम होते हैं हम, मान लिया अब जरूरी नहीं है हम बुरा ही काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम अच्छा काम करते करते भी हार जाते हैं, उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती, तो हमारा धैर्य साथ छोड़ जाता है, हमारा उत्साह नष्ट हो जाता है और हमें बहुत लगता है कि हमने इतनी मेहनत की तब हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वही स्थिति हतोत्साहित कहलाती है, यानी हमारा उत्साह नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अच्छे मित्र होते हैं, तब हमें, जब हमारा उत्साह नष्ट हो जाता है, वे उत्साहित करते हैं। क्या, कैसे उत्साहित करते हैं? जैसे अब भाई परेशानी तो दिख रही है कि सामने दिक्कत आई है, लेकिन जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमें यही कहेंगे कि अरे, एक बार मेहनत करके तुम हार गए, ये क्या हुआ, अब की बार दुगने उत्साह से करो, देखें कैसे सफलता नहीं मिलती। क्योंकि हम जब भी जो काम करते हैं उसे हम जितने ज्यादा उत्साह से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। वो हमें हार नहीं मानने देते और हमारे मन को इतना मजबूत करते हैं कि हम दोबारा दुगने उत्साह से खड़े हो जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। और जब हम दोबारा प्रयास उत्साह के साथ करते हैं तो अवश्य ही हमारी जीत होती है। तो एक अच्छा मित्र यही करेगा। अगर बुरा मित्र है तो वो क्या कहेगा? अरे चल छोड़, नहीं करना। लेकिन अच्छा मित्र कहेगा, अरे नहीं, कोई बात नहीं, अरे तुम इंसान हो, एक बार की हार से इतना हार मान बैठे, अरे उत्साह के साथ खड़े हो, कैसे नहीं होगा, अवश्य मिलेगी सफलता, चलो। तो इस तरह से हमें बड़े ही उत्साह से वो जगाते हैं और उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। तो सारांश यह है, सारांश, सार जमा अंश, यानी सारा, अंश यानी कुल मिलाकर के हर बात का निष्कर्ष यही है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। तो जो अच्छा मित्र होगा, कहने का मतलब ये है, वो पवित्रता भी सिखाएगा, सत्य भी सिखाएगा, हमारी कमियों को, दोषों को दूर करेगा, हमें मर्यादा से प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा, हमें पुष्ट करेगा और बुरे मार्ग पर चलने से रोकेगा, हमें सावधान करेगा, हमें प्रोत्साहित करेगा, दुगना उत्साह हमारे अंदर पैदा करेगा। इन सब बातों का सारा अंश क्या है कि हमें उत्तमता पूर्वक, उत्तमता यानी सर्वश्रेष्ठता पूर्वक, पूरी अच्छी तरह से जीवन निर्वाह, जीवन आप जानते हैं हमारा जीवन निर्वाह व्यतीत करने में, निर्वाह करना यानी व्यतीत करना, बिताने में
हर तरह से सहायता करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हाँ एक ही चीज से मदद कर दी, नहीं, वो हमें उत्साह से समय दे करके, पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है तो पैसा भी लगा देते हैं, तन मन धन तीनों प्रकार से वे हमारी सहायता करते हैं हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। तो और क्या बताते हैं लेखक कि सच्ची मित्रता, जो मित्रता सच्ची होती है, जिसमें सच्चाई होती है, तो वो कैसी होती है वो मित्रता? उत्तम से उत्तम, उत्तम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ वैद्य, वैद्य जानते हैं आप, जिसे चिकित्सक इंग्लिश में आप डॉक्टर कहते हैं, तो वैद्य जो होता है, उत्तम वैद्य क्या होता है कि वो नब्ज पकड़ता है हमारी, और नब्ज पकड़ते ही बता देता है हमारी क्या बीमारी है, हमारे शरीर में क्या कमी है, क्या दिक्कत है। वही उत्तम वैद्य कहलाता है जो नब्ज पकड़ते ही बता दे। तो इसमें लेखक यही बता रहे हैं, ऐसे ही सच्चा मित्र भी उत्तम वैद्य के जैसे निपुणता, होशियारी, चतुराई होती है, उसमें कुशलता होती है, जैसे वो नब्ज पकड़ते ही बीमारी बता देता है। और परख होती है, परख यानी परखने की, जांचने की शक्ति होती है एक श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वैद्य में, जैसे नब्ज पकड़ते ही वो बड़ी कुशलता से, निपुणता से परख लेता है, जांच लेता है, जान जाता है कि इसके अंदर क्या समस्या है। ऐसे ही अच्छा मित्र भी वही होता है कि वो हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारे विचार, हमारी शारीरिक दशा को देखते ही समझ जाता है कि इसे क्या दिक्कत है। आपने देखा होगा कई बार जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमारे चेहरे को देखते पहचान जाते हैं, हमारे हाव भाव से ही, कि आज हम खुश हैं, अरे वो देखते बोलेंगे अरे आज इतने खुश हो, कुछ विशेष बात हुई है, या चेहरा देखते ही पहचान जाएंगे, तुम क्यों परेशान हो, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, करते हैं ना ऐसे। तो यही है उत्तम मित्रता की पहचान। अच्छे से अच्छी माता, माताएं तो अच्छी ही होती हैं, लेकिन एक अच्छी माता का सा धैर्य, धैर्य नहीं, धीरज रखना, शांति के साथ समस्या को देखना, सुनना, सुलझाना, वो धैर्य या धीरज कहलाता है। तो अच्छी से अच्छी माता का जैसा धैर्य, धीरज होता है उस मित्र में, और माता की ही जैसी कोमलता होती है। जैसे माँ एक ऐसा रूप है, ईश्वर का ही रूप है, देवी देवताओं का रूप है माता के अंदर, कि हमारे अगर कोई भी दोष होते हैं तो सामने वाले अन्य व्यक्ति जो होते हैं वो हमारा उपहास उड़ाते हैं, उपहास यानी हंसी उड़ाते हैं, और हमें बदनाम कर देते हैं, चार जगह कहेंगे कि इसने ऐसे किया, देखो उसने वो काम किया, उसने वो। लेकिन एक अच्छी जो माता होती है वो बड़ी धैर्य के साथ अपनी संतान के गलतियों को, कमियों को सुनती है, देखती है, और धैर्य धारण करके वो कभी भी ये नहीं है कि एकदम से मार पीट या बदनामी करने लगे अपने बच्चे की, नहीं, कभी नहीं करती। तो वो बड़ी ही शांति से अपने बच्चे की बात को सुनती भी है, समझती है, और बड़ी कोमलता से, बड़ी प्रेम के साथ वह अपने बच्चे को समझाकर उसकी कमियों को दूर करती है। ऐसे ही जो अच्छा सच्चा मित्र होता है वह भी उसी माता की भांति अपने मित्र की हर कमी को ध्यान से सुनता है, समझता है, और बड़े प्रेम के साथ उसे बताता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें इसे सुधारना है। जैसे माँ अपने बच्चे की कमियों को प्रेम के साथ दूर कर देती है, और वो भी ऐसे कि बच्चे को भी पता नहीं चलता हमारी माँ ने हमें क्या सीख दी है। तो इस तरह से वो अपनी गलतियों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही अच्छा मित्र भी माता के समान धैर्य धारण करके बड़ी कोमलता से अपने मित्र के दुर्गुणों को, बुराइयों को, दोषों को दूर कर देता है। ऐसा ही मित्र करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो क्या कहते हैं लेखक, ऐसा ही मित्र जिसमें एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ वैद्य जैसी कुशलता और परख होती है, एक अच्छी माता जैसा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसा ही मित्र बनाने का प्रत्येक पुरुष यानी प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न यानी प्रयास करना चाहिए। तो मित्र ये नहीं है कि आंखें बंद की और किसी को भी हमने मित्र बना लिया। अक्सर क्या होता है, बच्चे
देखते हैं एक सुंदर सी शक्ल है, हंसता चेहरा है, बड़ी अच्छे से पोशाक पहनी हुई है, नई नई चीजें खाती हैं स्कूल में लाके बच्चे, लड़के लड़कियां सभी, तो हम सोचते हैं हाँ भाई ये बहुत धनवान है, तो ये सर्वश्रेष्ठ मित्र हो सकता है, इससे अच्छा मित्र कोई नहीं होगा। नहीं, ये कभी भी मित्र की पहचान नहीं है। हमेशा मित्र बनाते हुए हमें सोच समझकर मित्र बनाना चाहिए। मित्र बनाना हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन को कैसा भी बना सकता है अपने चरित्र के अनुसार। तो इसी कारण हमेशा हमें अच्छा मित्र बनाने का ही प्रयास करना चाहिए। अब मैंने ये पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसमें आपकी पहली ही पंक्ति रेखांकित है, उसको आरंभ में ही मैंने समझा दिया है। इसके अलावा ये भी नहीं है कि परीक्षा में यही पंक्ति आपकी रेखांकित आए, 4 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, पूरा भी आ सकता है, या अंतिम 2 पंक्ति भी, कोई भी बीच में से भी आ सकती है। तो इसीलिए मैंने पूरी व्याख्या समझाने का प्रयास किया है कि आपको व्याख्या करते समय कोई भी दिक्कत ना आए, चाहे कहीं से भी व्याख्या करने के लिए आ जाए। ठीक है, ये तो हमारी व्याख्या हुई। अब उसके बाद उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये तो आपको हर जगह बताना है, वो मैं पहले वाले गद्यांश में बता चुकी हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या भी हमारी हो चुकी है, उसे आप अपने शब्दों में करेंगे। उसके बाद मनुष्य को कैसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। अब ये प्रश्न आपके गद्यांश से ही संबंधित है, आप ढूंढें और निकालें। तो ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं हैं पूरी व्याख्या को, और जैसे अंतिम पंक्ति आ गई है वह उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ऐसी ही, कैसी ही, ऐसी ही में ही कितनी सारी बात जुड़ गई है, उस बात को आपको बताना होगा। सिर्फ ये नहीं है इसी पंक्ति को आपने लिख दिया और आपका उत्तर हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ इस तरह से। उसके लिए तो आपको ऐसी ही के अंदर जो बात छिपी हुई है उसको बताना है, व्याख्या करनी है, तभी आपका उत्तर पूरा होगा। अब वैसे ही यानी उत्तम जैसी, जिसमें उत्तम वैद्य जैसी निपुणता जिसमें हो, परख हो, अच्छी माता का सा जिसमें धैर्य और कोमलता हो, ऐसे ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए, जो हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जाए, जो हमें श्रेष्ठ विचारों से मजबूत करें, हमारी दोषों, त्रुटियों, कमियों को दूर करे, हमें सत्य के मार्ग पर ले जाए, हमें पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को बढ़ाए। ऐसे मित्र की हमें मित्रता करनी चाहिए। इसमें बहुत सारा, ऐसी ही इन 2 शब्दों में बहुत बड़ी व्याख्या छिपी हुई है। ठीक है, इसके साथ ये पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं और क्या कहते हैं लेखक। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, तो क्या बताते हैं, जब हम फिर उस किशोरावस्था को पार करके युवावस्था में जाते हैं, यानी घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, छात्रावास में। छात्रावास आप जानते हैं, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, छात्र जमा आवास। छात्र यानी विद्यार्थी, आवास कहते हैं घर, ठिकाना। तो जहाँ छात्रों के रहने का घर हो वह छात्रावास कहलाता है, यानी जिसे आप इंग्लिश में हॉस्टल कहते हैं, क्योंकि वहाँ तो घर हर जगह उपलब्ध नहीं है, माता पिता का परिवार हर जगह नहीं है, तो वहाँ हमें हॉस्टल में या छात्रावास में ही रह करके शिक्षा ग्रहण करनी होती है। तो वहाँ उस समय हम किशोरावस्था को छोड़ करके युवावस्था में आ जाते हैं, तो उस समय छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता की धुन यानी मित्र बनाने की धुन। धुन यानी बहुत ज्यादा लगाव, कि हमें बहुत सारे मित्र बनाने हैं। क्यों, वहाँ होता क्या है, वहाँ बच्चे ही बच्चे रहते हैं, वो विद्यार्थी ही होते हैं, अपने साथ के, अपनी उम्र के होते हैं सारे हमारे बच्चे। वो तो होता क्या है, वो हमें ऐसे लगते हैं ये भी मेरा मित्र, ये भी मेरा मित्र। तो ज्यादा से ज्यादा जितने मित्र होंगे
उतने ही हम बढ़िया समझे जाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि जब हम हॉस्टल में रहते हैं उस समय बच्चों में ये भूत सवार हो जाता है, धुन होती है कि हम खूब सारे मित्र बनाएं, क्योंकि वहाँ ना तो माता पिता की रोक टोक होती है, ना कोई समझाने वाला होता है, और फिर रहना भी हमें हर समय उन्हीं के साथ होता है। तो बच्चों को खूब सारी मित्रता, खूब मित्र बनाने की वहाँ होड़ लगी होती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है, और ये नहीं कि वह दिखावे के लिए मित्र बना रहे हैं, हृदय से उमड़ती है, यानी हृदय से निकलती है। बिल्कुल हृदय से हम उनसे, सच्चे दिल से जिसे कहते हैं, हम उनसे मित्रता करते हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता, क्योंकि पीछे हम छोड़ आए अपने घर परिवार, साथ के जो सहपाठी मित्र थे हमारे, अड़ोस पड़ोस के, सबको छोड़ आए हैं। तो पीछे के जो हमारे स्नेह, कहते हैं प्रेम, प्रेम का जो बंधन था, बंधन होता है प्रेम का बंधन, तभी तो हम बंधन यानी बांध देने वाला अर्थात जोड़ देने वाला संबंध, वो स्नेह बंधन कहलाता है। तो प्रेम के जो बंधन थे वो माता पिता, बहन भाई, सखी सहेली, दोस्त मित्र, आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वे कैसे हैं, उनमें ना तो उतनी उमंग होती है, उमंग यानी उत्साह होता है ज्यादा, क्योंकि वो तो हमें प्रारंभ से ही हम उन्हें निभाते आ रहे हैं, तो हमें उसमें ज्यादा उत्साह महसूस नहीं होता। ना उतनी खिन्नता, खिन्नता कहते हैं दुख, यानी उनमें हमें दुख भी महसूस नहीं होता। उन रिश्तों में, उन संबंधों में हमें ना तो बहुत ज्यादा प्रेम अनुभव होता है, और ना ही उन रिश्तों से हमें दुख होता है कि भाई ये रिश्ते हमारे क्यों बने। यानी एक मध्यम स्थिति होती है कि अपने स्थान पर प्रेम है, अपने स्थान पर नाराजगी भी होती है, लेकिन दुख नहीं है, भाई ये क्यों है, वो तो थे ही। और बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। क्योंकि अभी तो युवावस्था में प्रवेश करने से पहले हम बाल्यावस्था, किशोरावस्था में थे, उससे पहले बाल्य यानी बचपन की जो मित्रता, तो किशोरावस्था में भी हम रहते तो परिवारों में हैं, तो वही बचपन के मित्र हमारे चले आ रहे होते हैं। तो वो बाल यानी बचपन की जो मैत्री, मैत्री कहते हैं मित्रता को, तो बचपन की मित्रता में जो मनन, मनन कहते हैं विचार, मनन करना, सोचना, तो विचार करने वाला आनंद होता है। यानी जो हम विचारते हैं, उन्हें सोचते हैं, तो बड़ा ही आनंद महसूस होता है, आनंद अनुभव करते हैं हम। जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, तो बचपन की मित्रता में मन को आनंदित करने वाली जो एक स्थिति होती है, प्रेम अद्भुत होता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर छोटी मोटी बात कुछ हो जाती, देखो छोटी मोटी ही अच्छी बात पर तो अद्भुत आनंद का अनुभव होता है, जो मन को बिल्कुल आह्लादित कर देता है। लेकिन अगर छोटी सी नाराजगी भी बात हो जाती है, जो क्या कर देती है, हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, तो हृदय बिंध जाता है, बिंधन यानी हृदय को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, और ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जलन की भावना पैदा हो जाती है। यानी हमें मित्र मिले, वो छोटे छोटे हमारे साथ वाले मित्र हैं, तो वो हम जब खेलते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, हम उनकी सुनते हैं, मिलकर जब हम खेलते हैं, तो एक अनोखा ही आनंद हमें महसूस होता है, खुशी होती है। लेकिन ऐसा भी होता है, अच्छा उसके पास वो चीज है, मेरे पास नहीं है, तो इतनी छोटी सी बात पर हृदय बिंध जाता है, घायल हो जाता है, और उसके प्रति जलन की भावना हो जाती है। वह और कहाँ। तो ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसी छोटी सी बात पर ईर्ष्या हो जाना, चिढ़ की भावना हो जाना, जो हृदय तक बिंध जाए, ऐसा प्रेम और ऐसी ईर्ष्या और कहाँ हो सकती है, यानी कहीं नहीं हो सकती। जो प्रेम, जो ईर्ष्या भावना बचपन की मित्रता में है, वह और किसी भी आयु वाली मित्रता में नहीं है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। तो उस बचपन की मित्रता का इसमें उल्लेख हो रहा है। तो लेखक बताते हैं कैसी मधुरता, मधुरता यानी मीठा रिश्ता, कितना प्रेम भरा वो रिश्ता होता है। कैसी अनुरक्ति, अनुरक्ति कहते हैं प्रेम, कैसा वो अद्भुत प्रेम होता है बचपन की मित्रता में। कैसा अपार, पार यानी पार चले जाना, अपार जिसका हम पार ही ना पा सकें, जिसके हम पार ही ना जा सकें। तो कैसा अपार ना, यानी पार ना पाने वाला विश्वास होता है,
उस बचपन की मित्रता में, यानी उस बचपन की मित्रता में बड़ा ही अद्भुत मधुर प्रेम होता है, मधुर अनुरक्ति होती है, और जिसको हम पार ही नहीं कर सकते, यानी अद्भुत ही विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर। लगता है मेरे मित्र से सच्चा कोई नहीं है, मेरे मित्र से अच्छा प्रेम करने वाला कोई नहीं है बचपन की मित्रता में। और जितना विश्वास उस मित्र के प्रति होता है बाल मैत्री में, वैसा विश्वास आने वाली मित्रता में आसानी से नहीं हो सकता। यानी बचपन की मित्रता तो एक अनोखी, प्रेम से परिपूर्ण, विश्वास से युक्त अलग अनोखी ही मित्रता होती है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, कभी मित्रता होती तो हृदय से, ये नहीं कि दिखावा, क्योंकि दिखावा तो बाल मित्रता में होता ही नहीं है, उसमें तो सच्चे संबंध होते हैं, इसीलिए तो अलौकिक प्रेम है उनका वो। तो हृदय के कैसे कैसे, यानी अलग अलग बिल्कुल उद्गार, कहते हैं मन के भाव निकलते हैं, यानी मन से एक दूसरे के प्रति बड़े ही अनोखे भाव निकलते हैं, विचार निकलते हैं। ऐसा लगता है इस रिश्ते के अलावा इतना पवित्र रिश्ता तो कोई नहीं है। बच्चे बचपन में छोटी छोटी बातों पर कितने कितने बड़े बड़े एक दूसरे से शपथ ले लेते हैं, एक दूसरे पर प्रेम इस तरह से जाहिर करते हैं कि इससे ज्यादा प्रेम या विश्वास की बात और कहीं है ही नहीं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। तो बचपन की उस मित्रता में वर्तमान, यानी जो समय अब इस समय है उपस्थित, वह वर्तमान कहलाता है। तो वर्तमान समय, उस समय उन बच्चों की मित्रता में आनंदमय, यानी आनंद से, खुशी से परिपूर्ण दिखाई देता है। सबसे ज्यादा खुशी, आनंद उस बचपन की मित्रता में ही दिखाई देती है। बच्चों को लगता है कि हमारा जो समय है इससे अच्छा समय किसी का नहीं हो सकता। और भविष्य के संबंध में, भविष्य यानी आने वाला जो समय है, उस आने वाले समय के विषय में भी लुभाने वाली, लुभाने यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाली जो अनेक कल्पनाएं, मन की भावनाएं हैं, वे मन में रहती हैं कि हाँ जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम ऐसे करेंगे। आप बच्चों, अगर आपने कभी बचपन में आपने भी की हो, या आपके घर में भी छोटे भाई बहन या अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं, तो कभी उनकी बातें सुनना, तो बड़े अच्छे से वो भी ऐसे ही करते हैं। कहते हैं हाँ भाई, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तेरा सबसे अच्छा, मेरे पास कोई चीज होगी तो मैं तुझे दे दूंगा, है ना, और मेरे पास ये चीज है, चल तू ले ले। वैसे उसे वो अपने प्राणों से प्यारी है, लेकिन मित्र के लिए ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे वो तुच्छ मिट्टी का ढेला हो। और भविष्य में भी कि हाँ देखो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुझे ये कर दूंगा, या मैं तेरे लिए ये कर दूंगी। लड़कियां इस तरह से बात करती हैं, जब हम बड़े होंगे हम ऐसे करेंगे। यानी आने वाले समय में भी नई नई कल्पनाएं, कल्पना यानी मन की विचार, मन की भावनाएं वो रच लेते हैं, और एक अनोखा अपना ही नया संसार वो बना लेते हैं। कितनी जल्दी बातें बुरी लगती हैं। और बचपन की मित्रता में एक बात और ये भी है कि बड़ी ही जल्दी बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ही। और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। जब बड़े हो जाते हैं हम लोग, तो छोटी सी बात अगर हमें चुभ जाती है, छोटी बड़ी कोई भी, तो आसानी से तो हमें कोई बात चुभती भी नहीं है, लेकिन अगर चुभ जाए तो आसानी से हम मानते भी नहीं है। लेकिन एक बचपन की मित्रता ऐसी है कि बड़ी जल्दी से ही छोटी सी बात बुरी लग जाती है, और कितनी ही जल्दी और थोड़ी ही देर बाद मानना, यानी एक दूसरे को मनाने लगते हैं, और मानना भी हो जाता है, मनाना भी हो जाता है, यानी मनाने वाला भी मना लेता है और मानने वाला भी मान जाता है ना, दोनों मित्र। तो छोटी सी बात पे बुरी लगी तो अच्छा चल ठीक है भाई, तू ये चीज ले ले, क्योंकि मना रहा है तूने मुझे नहीं दिया है खिलौना, अच्छा ठीक है मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, है। और थोड़ी देर बाद दूसरे मित्र ने बोला अच्छा ठीक है भाई तू ले ले, उसने देखा ना मित्र नाराज हो गया, तो चल तू ले ले ये खिलौना। तो इसी तरह से छोटी सी बात पे नाराज होते हैं और बहुत ही जल्दी मान भी जाते हैं, और मनाने वाला भी मना लेता है। अब हम बड़े लोगों में क्या होता है, हमारे अंदर तो क्या कहना चाहिए, घमंड, ईगो जिसे कहते हैं, वो इतनी ज्यादा होती है कि आसानी से हम नहीं कहेंगे भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उसी की है। लेकिन बाल मित्रता में वो रूप नहीं होता। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय का
कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। तो इसमें क्या बताते हैं लेखक कि सह कहते हैं साथ, पाठी पढ़ने वाला, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वालों की मित्रता, यानी बचपन की ही है ये सहपाठी वाली मित्रता। इसमें उक्ति कहते हैं वाक्य, इस उक्ति में, इस वचन में, इस वाक्य में हृदय का कितना भारी यानी बहुत ही ज्यादा वजनदार, उथल पुथल यानी अलट पलट कर देने वाला भाव भरा हुआ है। भाव यानी भावनाएं या आप विचार भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बचपन की जो मित्रता है, साथ पढ़ने वालों की जो दोस्ती है, वो कैसी होती है, बिल्कुल निश्चल, जरा भी उसमें छल कपट नहीं होता, बड़ी चंचल होती है, प्रेम संबंधों से परिपूर्ण होती है। तो ऐसी बचपन की जो ये यादें होती हैं मन में उथल पुथल मचा देती हैं, उथल पुथल यानी ऊपर नीचे कर देती हैं। जब वो याद आ जाए, सहपाठी की मित्रता, इतना शब्द, इतना वाक्य बोलते ही मन में बचपन के मित्रों की याद आ जाती है और मन में उथल पुथल हो जाती है, यानी अलट पलट हो जाता है मन, और मन व्याकुल हो जाता है कि कैसे उन मित्रों से हम मिले। क्यों? क्योंकि उस समय की जो मित्रता होती है बिल्कुल सच्ची, जैसा कि अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि बहुत ही मधुर प्रेम होता है, अटूट विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति मन में अनेक भावनाएं कल्पनाएं होती हैं, और वो वर्तमान भी सबसे सुंदर वही होता है और भविष्य के लिए भी वो अनेक विचार कल्पनाएं बना लेते हैं। तो ऐसे ही वही मित्रता सहपाठी की मित्रता कहलाती है। उसमें हम छोटी सी बात में एक दूसरे को मना लेते हैं, रूठ जाते हैं, तो वही मित्रता सहपाठी की मित्रता है। अब वह क्यों है, ये सहपाठी की मित्रता कहते ही हमारे मन में, हमारे हृदय में इतनी उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि उस समय के संबंध बहुत ही शुद्ध, प्रेम से परिपूर्ण, सच्चे प्रेम से युक्त होते हैं। उनमें चंचलता भी होती है, और प्रेम से परिपूर्ण होने के कारण ही उन यादों को याद करते ही हमारा हृदय उथल पुथल हो जाता है। उथल पुथल से तो समझ रहे हैं कि ऊपर नीचे हो जाना, यानी मन व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। ये आपकी व्याख्या मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। और अगर किसी वजह से आपको समझ नहीं आता है, कुछ भी चीज समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। अच्छा, इसमें हम देखेंगे आपकी जो है रेखांकित अंतिम पंक्ति ही है, लेकिन अंतिम पंक्ति से ये मत समझ लीजिएगा कि यही आएगी। मैं बार बार हर गद्यांश में बता रही हूँ, कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसी कारण आपका पूरी व्याख्या समझाई गई है। अब इसमें हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न आपका वही है, ये उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। यानी ये आपका प्रश्न नहीं बदलेगा जब तक कि आपका एक ही पाठ चल रहा है, एक ही लेखक का पाठ है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, वह भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, मित्रता कब और कहाँ उमड़ पड़ती है, कहाँ उमड़ पड़ती है। अब आपने पूरा देखा है, बचपन की मित्रता, वैसे ये मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि व्याख्या मैं समझा चुकी हूँ, आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप भ्रमित ना हो कि क्या हो सकता है प्रश्न, क्योंकि आने वाली जो आगे गद्यांश में पढ़ाऊंगी उसमें मैं ये प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगी, आप स्वयं ढूंढेंगे। लेकिन ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं मित्रता पाठ, तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत लगे, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है, कब और कहाँ। कब उमड़ती है? छात्रावास में नहीं, कब? बाल मैत्री में, युवावस्था की मित्रता बाल मैत्री में। और कब? छात्रावास में। जब हम छात्रावास में रहते हैं वहां मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। और कब होती है वो? जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं। ठीक है, बाल मित्रता तो बात ही अलग है, लेकिन ये जो है आपका प्रथम पंक्ति से ही निकल रहा है, तो ये आपको सही से क्रम में लगा करके लिखना होगा कि कब उमड़ पड़ती है, जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं। और कहाँ उमड़ पड़ती है? छात्रावास में। जब हम युवावस्था में प्रवेश करके छात्रावास में जाते हैं
तो वहां छात्रावास में मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। ये आपका गद्यांश पूरा हुआ, प्रश्नोत्तर हुए। अच्छा, एक चीज और फिर से मैं बता देती हूँ कि जरूरी नहीं है जो प्रश्न अंतिम वाला है वही आए, उससे अलग हर पंक्ति से एक प्रश्न बन जाता है। तो आप प्रश्न ढूंढेंगे और अपने आप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर पंक्ति से प्रश्न बन जाता है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ। तीव्र ईर्ष्या और मन को दुख पहुंचाने की अनुभूति कौन सी अवस्था में होती है? ये प्रश्न है। अब आप पढ़ चुके हैं पैराग्राफ में, ढूंढेंगे आंसर। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके, जैसे कि सहपाठी की मित्रता से क्या आशय है। ये तो व्याख्या ही आ गई है आपकी वैसे, लेकिन इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे बाल्यावस्था की मित्रता की क्या विशेषताएं हैं, हैं? तो बाल्यावस्था की, आपने बाल्यावस्था नहीं, बाल मैत्री, बाल्यावस्था यानी बचपन की जो अवस्था होती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। तो इस तरह से आपका पूरे लाइन से, एक एक लाइन से एक एक प्रश्न कुछ कहीं से भी बना सकते हैं आप, और उनका उत्तर ढूंढ करके स्वयं करें। और इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष आगे का भाग जो है मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।